आज नए पाठ्यक्रम के अनुसार सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय जीवों में जनन का हम अध्ययन करेंगे। जीवों में जनन ये प्रत्येक जीव का गुण है। जो सजीव है वे जनन करते हैं और यह प्रथम अध्याय इसका हम आज अध्ययन करेंगे। हम सभी देखते हैं कि प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित जीवन अवधि है और उस अवधि तक वह जीवित रहता है। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे तितली 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रहती है, इससे अधिक वह जीवित नहीं रहती है। फल मक्खी लगभग 30 दिन तक जीवित रहती है। कुत्ता 10 से 12 वर्ष जीवित रहता है। कौवा 15 वर्ष जीवित रहता है। घोड़ा 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। इसी तरह से हाथी 60 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। कुछ कछुए हैं जो 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहते हैं। पौधों में आ जाए तो फसली पौधे, गेहूं, बाजरा ये 4 से 6 महीने तक जीवित रहने वाले पौधे हैं, जबकि बरगद का पेड़ 200 वर्ष से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस आधार पर पौधों को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय इस तरह से वर्गीकृत भी करते हैं। एक निश्चित जीवन अवधि के पश्चात ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जनन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जीवन की निरंतरता इस धरती पर हजारों वर्षों से बनी हुई है, लाखों वर्षों से बनी हुई है। वह सब कुछ जनन प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। अन्यथा एक निश्चित अवधि के पश्चात सारे जीव समाप्त हो जाएंगे और धरती पर जीवन नहीं बचेगा। यानी जीवों के अनेक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, उनके जीवन के अनेक घटनाएं, उनमें जनन एक ऐसा घटना, एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा धरती पर लगातार जीव बने हुए हैं। अब यह जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विधियां हैं, परीक्षा में अनेक बार इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। यह अध्याय महत्वपूर्ण है। लगभग 4 अंक के प्रश्न इसमें से आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो के अंदर शेयर कीजिए आप, उसके पश्चात आगे बढ़िए। जनन 2 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कई विधियों से होता है। परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि अलैंगिक जनन क्या है, परिभाषित कीजिए। तो हम बता सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है और अपने समान संतति उत्पन्न करता है। एक ही जनक का होना आवश्यक। और जब 2 जनक मिल करके किसी संतति को उत्पन्न करते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। यह परिभाषा है। लगभग सभी पौधों में अलैंगिक जनन होता है और निम्न श्रेणी के जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन ही एकमात्र विधि है। अलैंगिक जनन में कुछ और विशेष बातें हैं। पहली बात यह है कि अलैंगिक जनन के दौरान जब जनक एक ही है तो न तो जीन विनिमय होगा, न 2 जीवों के गुणों का आपस में मिश्रण होगा और इस प्रकार से आनुवंशिक रूप से संतति अपने माता पिता, यानी इसमें 2 नहीं है, संतति केवल एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न हो रही है। यानी वही उसकी माता, वही उसके पिता, यानी वह उसको एक ही उत्पन्न करने वाला जीव है। अतः आनुवंशिक रूप से समान होगा, उसको हम क्लोन कहेंगे। ऐसा प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में
कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, तो हम उत्तर दे सकते हैं कि चूंकि आनुवांशिक रूप से 100% वही गुण संतति में आते हैं जो जनक में है, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। अच्छे गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना परिवर्तन के आना अलैंगिक जनन के द्वारा ही संभव है। लैंगिक जनन में गुणों का मिश्रण होता है, इसलिए उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने की अवसर है, नई नए लक्षणों का समावेश होने के अवसर है। यह उसकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन अच्छे लक्षण, अच्छे गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना परिवर्तन के जाना, यह अलैंगिक जनन के द्वारा ही संभव है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन किन किन विधियों से होता है, उसमें सबसे पहला जो विधि है उसका नाम है विखंडन। नाम से ही पता चलता है, विखंडन यानी टूटना। जीव का शरीर एक शरीर है, वह 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूटता है, तो हम कहते हैं विखंडन हुआ। विखंडन यानी टूटना, और टूट करके 1 से 2 जीव, 2 से 4 जीव का बनना, यह विखंडन विधि है। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, जीव का शरीर है, एक कोशिकीय शरीर है, उसका केंद्रक पहले विभाजित होगा और उसके बाद में संपूर्ण कोशिका विदलन विधि के द्वारा 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगी और प्रत्येक भाग में केंद्रक का एक अंश चला जाएगा और वे दोनों भाग पुनः संपूर्ण जीव के रूप में अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन होता है, एक जीव से 2 जीव बनते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जीवाणु। जीवाणु में द्विविभाजन के द्वारा, अमीबा में द्विविभाजन के द्वारा, और तीसरा उदाहरण पैरामीशियम में द्विविभाजन के द्वारा जनन होता है। ऐसे जीवों को इमॉर्टल यानी अमर कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु नहीं होती है। एक जीव है, 2 बन गए, फिर 2 जीव है, वो बड़ा हुआ और उसके बाद में उसमें फिर द्विविखंडन हुआ, तो प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इनको अमर कहा जाता है, इमॉर्टल कहा जाता है। दूसरी जो विखंडन की विधि है उसे बहुविखंडन कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कई बार एक कोशिकीय जीव है, जैसे प्लाज्मोडियम है, वह प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका के अंदर ही उसका जीव द्रव्य बार बार विभाजित होगा, बहुविखंडन करेगा, अनेक कोशिकाएं भीतर ही बन जाएगी और अनुकूल परिस्थिति में आकर के वे सभी संपूर्ण जीव बन जाएंगे। अभी हमने अलैंगिक जनन की पहली विधि विखंडन, इसके बारे में समझा, और साथ ही यह भी हमने देखा कि इस प्रकार के जनन में न तो युग्मक बनते हैं, न ही उन युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात निषेचन नहीं होता, और जब निषेचन नहीं होता तो युग्मनज भी नहीं बनता। यानी ये सारी की सारी प्रक्रियाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती है। लैंगिक जनन में युग्मक बनना, उनका संलयन यानी निषेचन होना, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना, ये सभी क्रियाएं लैंगिक जनन में होती है। इस तरह से यदि परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाए कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए, तो इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे कि 3 से 4 अंतर हम आसानी से दोनों प्रकार के जनन में बता सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न यह तैयार हो जाता है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अब दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि पर जाने से पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिए
कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को दबा दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है मुकुलन। यह भी एक प्रकार का विखंडन है, किंतु यह समान विखंडन नहीं है, यह असमान विखंडन है। जीव की कोशिका अथवा जीव का कोई अंश एक कलिका बनाता है और छोटा एक अंश एक बड़ा अंश, इस प्रकार से दो भाग बनते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल यीस्ट कोशिका। यीस्ट कोशिका के ऊपर एक अतिवृद्धि के रूप में उभार निकलता है, जिसमें केंद्रक का एक अंश पहुंच जाता है और इस प्रकार से यह जो अतिवृद्धि बनती है उसे मुकुल या कलिका या बड कहते हैं। और इसी कारण से इस विधि का नाम मुकुलन विधि है। कई बार एक मुकुल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा मुकुल, इस प्रकार से श्रृंखला भी बन जाती है और वे सभी पृथक होकर के नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा में भी इस प्रकार का होता है। हाइड्रा में भी एक कलिका बनती है और मुख्य शरीर से वह पृथक होकर के नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। तीसरा उदाहरण इसमें आप स्पंज का दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मुकुलन विधि द्वारा जनन के 3 उदाहरण यीस्ट, हाइड्रा, स्पंज चित्र में भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। यीस्ट में किस प्रकार से मुकुल बन रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। हाइड्रा में कलिका का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार चित्रों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तीसरी विधि की ओर चलते हैं। प्रथम विधि कौन सी थी? विखंडन। उसके 2 भाग थे, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन किसमें होता है? याद रखिएगा, बैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। बहुविखंडन किसमें होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम। ये ध्यान में रखने की बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी विधि है मुकुलन। यह असमान विखंडन है एक तरह से, यीस्ट कोशिकाओं में, हाइड्रा में और स्पंज में। इतना अपनी डायरी में नोट करके रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधि बीजाणु के द्वारा। बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होना, यानी एक स्पेशल संरचना बनना, बीजाणु का बनना, यह प्रक्रिया इसमें होगी, किंतु यह एक जीव के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखा गया है। अब बीजाणु के द्वारा 2 तरह के बीजाणु बनते हैं। जनन के अंतर्गत हम अगर पढ़ें तो बीजाणु द्वारा जनन शैवाल और कवक में होता है और सामान्यतया ये बीजाणु एक कोशिकीय होते हैं और पक्षमाभ युक्त होते हैं। पक्षमाभ एक प्रकार का अतिरिक्त अंग है जो उस बीजाणु को चलने में सहायक होता है और इस प्रकार के बीजाणु को चल बीजाणु कहा जाता है। कई बार पक्षमाभहीन बीजाणु बनते हैं जिसमें पक्षमाभ नहीं होता है। ऐसे बीजाणुओं को अचल बीजाणु कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बीजाणु 2 प्रकार के हुए, यानी बीजाणु द्वारा जनन में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक चल बीजाणु, पक्षमाभ युक्त बीजाणु, और दूसरे अचल बीजाणु, पक्षमाभ रहित बीजाणु। सामान्यतया ज्यादातर शैवाल और कवक में चल बीजाणु बनते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। इसका सबसे बेहतरीन अच्छा उदाहरण क्लेमाइडोमोनास है। अनेक कवक हैं, उनमें थोड़ी अलग रचना बनती है। बीजाणु के स्थान पर उनमें कनोडिया बनते हैं और कनोडिया एक के ऊपर एक बनते जाते हैं। ये एक प्रकार के अचल बीजाणु ही है और उनके द्वारा जनन होता है। पेनासिलियम के अंदर भी अचल बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से बीजाणु द्वारा जनन में एक विशेष संरचना जिसका नाम आया कनोडिया, कनोडिया के द्वारा जनन होना,
अचल बीजाणु बनते हैं ये एक तरह से, और इसको पेनासिलियम एग्जाम्पल से बताया जा सकता है। और दूसरे चल बीजाणु हैं क्लेमाइडोमोनास, यह चल बीजाणु बनाता है और जल के अंदर ये बीजाणु अपने अनुकूल परिस्थितियों में तैर कर जाकर के संपूर्ण जीव के रूप में विकसित होते हैं। फिर इसके बाद में एक और विधि आती है जिसे हम कहते हैं खंडन। यह विखंडन से थोड़ी सी भिन्न है। खंडन का अर्थ है कि जीव का शरीर कहीं से भी, बहुकोशिकीय शरीर है, कहीं से भी 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में उसका भाग टूट जाता है और टूट करके वो नए जीव के रूप में, नव पादप के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसे कहते हैं खंडन विधि। रिक्सिया और मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण याद रखना चाहिए। ये उदाहरण इसलिए है कि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, रिक्सिया में अलैंगिक जनन किस विधि से संपन्न होता है, और उसमें से एक ऑप्शन हो विखंडन या खंडन, तो खंडन विधि हम लिखेंगे। और इसका उल्टा प्रश्न हो सकता है कि खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन का कोई उदाहरण बताइए, तो हम रिक्सिया, मार्केंसिया ये बता सकते हैं। एक और विधि है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और वह विधि है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन उन पौधों में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है जिनमें बीज नहीं बनते हैं। यानी बीज के बिना, बीज के अतिरिक्त पौधे जो बहुकोशिकीय पौधे हैं उनके किसी कायिक भाग के द्वारा, अब कायिक भाग कौन से हैं? जड़ है, तना है, पत्तियां हैं और पुष्प की कलिकाएं हैं, पत्र कलिकाएं हैं। इस प्रकार के भागों से जब नए पौधे का विकास होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। प्रकृति में यह पर्याप्त होता है और कृषि और बागवानी करवाने वाले कृषक कृत्रिम विधियों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन करवाते हैं। इसलिए कायिक प्रवर्धन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक रूप से प्रकृति में अनेक पौधों में यह विशेष गुण पाया जाता है। एक इस तरह से भी विभाजन कर सकते हैं कि पौधे के किस भाग से कायिक प्रवर्धन हो रहा है। तो एक होता है जड़ के द्वारा। जड़ों के द्वारा सामान्यतः काष्ठीय पौधों की जो मूल है, जिनमें मूल भी काष्ठीय प्रकार की होती है, सीरीस है, शीशम है, इनमें जड़ के द्वारा ही कलिका विकसित होकर के प्ररोह तंत्र बन जाता है और नए पादप का विकास हो जाता है। इस प्रकार से जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होना, यह उदाहरण सहित हम बता सकते हैं। जड़ों के द्वारा कायिक जनन का एक और उदाहरण है, और वह उदाहरण क्या है? आप और हम सब छोटी कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं। कंद मूल के द्वारा कायिक जनन होना, जिसका उदाहरण है शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया। इनमें जड़ें थोड़ी फूली हुई होती है और कंद मूल की तरह होती है, उनके द्वारा भी कायिक जनन होना पाया जाता है प्रकृति के अंदर। अब जड़ के बाद में बात करते हैं तने के द्वारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इससे पहले एक शब्द है प्रवर्ध, उसके बारे में जान ले। पौधे का वह भाग जिसके द्वारा नव पादप विकसित होता है, चाहे वह जड़ है, चाहे वह तना है, चाहे पत्ती है, उसे प्रवर्ध कहते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि प्रवर्ध क्या है? पौधे का वह भाग जिसके द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है, उसे प्रवर्ध कहा जाता है। अब आते हैं तने के द्वारा। तने के द्वारा भी कई प्रकार से कायिक जनन होता है।
इसके उदाहरण याद रख लेंगे, पर्याप्त होगा, इतना ही पर्याप्त होगा। जैसे कुछ तने हैं जो परिवर्तित होकर के जमीन के भीतर पाए जाते हैं, भोजन संग्रह करते हैं। उनके कई प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार है कंद। कंद का सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। और आलू के द्वारा किस प्रकार से खेती की जाती है आप और हम जानते हैं। आलू के टुकड़े करके प्रत्येक टुकड़े में उसका कलिका आ जाए, यानी जिसको हम आँख कहते हैं, वह आँख आ जाए, उसे भूमि में दबा दिया जाता है और उसके द्वारा नए पादप बन जाते हैं। आलू में चूंकि बीज नहीं होते हैं, इसलिए उसकी यह एकमात्र विधि है। तो कंद का उदाहरण है आलू। इसी प्रकार से प्रकंद, इसका उदाहरण हमारे और आपके जीवन में रोज काम आता है, वह है अदरक। इसी प्रकार से सल्ककंद। सल्ककंद का उदाहरण हम दे सकते हैं लहसुन, उसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है। घनकंद का उदाहरण हम दे सकते हैं केसर। तो ये चार प्रमुख हुए, कंद, प्रकंद, शल्ककंद और घनकंद। इन चारों के उदाहरण ध्यान में रखने चाहिए। कंद यानी आलू, प्रकंद यानी अदरक, शल्ककंद यानी लहसुन और घनकंद यानी केसर। इस प्रकार से यह चार हुए, चार प्रकार के तनों का रूपांतरण है और चारों में तने के द्वारा कायिक जनन होता है। दो तीन और उदाहरण ध्यान में रखने चाहिए। जैसे ऊपरी भूविस्तारी, यानी भूमि के ऊपर इनके तने रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और जहां कहीं पर्व संधि भूमि से छूती है, स्पर्श करती है, वहां पर अपस्थानिक जड़ निकल आती है और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं और नव पादप के रूप में विकसित होते जाते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है दूब घास। बगीचों में लॉन लगी हुई होती है, उसे हम देखेंगे ध्यान से तो हमें इस प्रकार की ऊपरी भूविस्तारी दिखाई देगा। इसी प्रकार से भूमि के अंदर मिट्टी के नीचे से क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाले पौधे, जिसमें पुदीना है, अंत भूविस्तारी कहलाता है। इसी प्रकार से भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी है, इसका उदाहरण है। और एक भूविस्तारी का यानी पानी के ऊपर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हुए जो पौधे आगे नव पादप के रूप में विकसित होते हैं, वो भूविस्तारिका कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जलकुंभी, यह विदेशी पौधा है, यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और सुंदरता, उसके पुष्प, उसके पत्तों के आकार को देखते हुए विदेशों से लाया गया। जहां पर स्थिर जल रहता है वहां पर यह बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, इसकी जनन की क्षमता बहुत तीव्र है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है और इसे इसी कारण से बंगाल का आतंक कहा जाता है। कारण इसका सीधा सीधा है कि यह बहुत जल्दी ही जलाशय के ऊपर की सतह को ढक देता है और ऑक्सीजन के प्रवेश को रोक देता है। जल में ऑक्सीजन जो घुलती है उसे रोक देता है। इस तरह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जल के अंदर के जीव मरने लगते हैं। इस तरह से धीरे धीरे यह पूरे जलाशय को समाप्त कर देता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। और यह एक तरह से जलीय खरपतवार है। खरपतवार का आगे और अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे। यह जलीय खरपतवार है, यह हमारे ध्यान में रहे। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आया है परीक्षा में कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो उसका उदाहरण हमारे सामने अभी आ गया है, जलकुंभी। फिर देखो, जड़ के द्वारा, पत्तियों तने के द्वारा, और अब तीसरा है हम अध्ययन करेंगे पत्तियों के द्वारा जनन। पत्थर चट्टा इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। इसकी पर्ण के किनारों पर कलिकाएं पाई जाती है। पत्तियां सूख कर जब नम भूमि के ऊपर गिरती है तो वहां से कलिकाएं जो प्रसुप्त थी पहले, वे सक्रिय होती है और नव पादप का निर्माण करती है। इसी तरह से बिगोनिया, इसके पर्ण वृंत के ऊपर कलिकाएं पाई जाती है, सिराओं के किनारों पर कलिकाएं पाई जाती है
और उन कलिकाओं के द्वारा नवपादप का विकास होता है। इसी प्रकार से जब पर्ण के द्वारा जनन हमने पढ़ लिया, 2 उदाहरण पढ़े हैं, तो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, वह है जननांगों के द्वारा कायिक जनन होना। जैसे पत्रकंद, पत्रकंद के द्वारा बल्बिस में अवयव के अंदर जनन होता है, यानी पुष्प का जो अलैंगिक भाग है, कायिक भाग है, उसके द्वारा भी जनन होना, यह कायिक जनन की श्रेणी में आता है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि अलैंगिक जनन का महत्व बताइए। हमने विधियां तो पढ़ ली और महत्व की तरफ ध्यान नहीं दिया, और प्रश्न आ गया अलैंगिक जनन का महत्व बताइए। तो महत्व बताने से पहले एक बार मैं पुनः दोहरान कर देता हूं, जल्दी जल्दी से। अपनी डायरी में नोट कर लिया है, नहीं किया है तो अवश्य करें। पहली विधि अलैंगिक जनन की विखंडन विधि है। इसके 2 भाग हैं, एक भाग है द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। उनके उदाहरण हमने ध्यान में दिए। दूसरी विधि है मुकुलन, यह असमान विभाजन है। तीसरी विधि है बीजाणु के द्वारा। चौथी विधि है खंडन के द्वारा। पांचवी विधि कायिक प्रवर्धन, जिसमें जड़ के द्वारा जनन, तने के द्वारा जनन, पत्तियों के द्वारा जनन और पुष्प के कायिक भागों के द्वारा, यानी जननांगों के कायिक भागों के द्वारा जनन होना, यह कायिक जनन के अंतर्गत आता है। और साथ में एक प्रश्न और जुड़ा था, वह था बंगाल का आतंक, जलकुंभी। अब आते हैं अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन विधि का सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि जिन पौधों में बीज नहीं है, उनकी निरंतरता धरती पर बनी रहे, उसके लिए यह अलैंगिक जनन आवश्यक है। यदि अलैंगिक जनन उनमें नहीं होगा तो बीज तो उत्पन्न होते नहीं हैं और इस तरह से वह प्रजाति धरती से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अलैंगिक जनन विधि है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ना, केला, कुछ अंगूर की प्रजातियां, उसमें बीज नहीं होता। तो जिसमें बीज नहीं होता है, उनकी प्रजाति को धरती पर बनाए रखने का यह कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन, यह एकमात्र विधि है। इसी प्रकार आलू भी इसी श्रेणी में आता है, अदरक भी इसी श्रेणी में आता है। तो बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इसमें चूंकि युग्मक नहीं बनते, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो इस प्रकार से जो जनक के अंदर लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण है, वे पूरे के पूरे 100% अपनी संतति में आते हैं। तो गुणों में मिश्रण नहीं होता है, तो श्रेष्ठ गुणों के पौधे यथावत बने रहते हैं और एक प्रकार से क्लोन उत्पन्न होते हैं, और उन क्लोन के कारण ही धरती पर श्रेष्ठ गुणों के पौधे निरंतर उपलब्ध रहते हैं। गुणों में क्षरण होने का कोई अवसर नहीं है। तो ये 2 महत्व हैं इस अलैंगिक जनन विधि के, इसे ध्यान में रखना चाहिए। और एक प्रश्न पहले मैंने बताया कि वह प्रश्न यह है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो 3 से 4 अंतर आसानी से आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। उन्हें अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में लिखें और वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य कमेंट करें।